सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि एग्ज़ाम आपका कल होने वाला है उसका, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और जहां आपके डाउट्स हमेशा से रहते हैं वो सब चीज़ें। सो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी यहाँ पे 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस और टोटल 10 नंबर का यहाँ पे ये क्वेश्चंस रहेंगे, और 5 क्वेश्चंस रहेंगे 4 नंबर के। ठीक है, यहाँ डाउट नहीं रहना चाहिए आपका। 2 क्वेश्चन 5 नंबर के और 5 क्वेश्चन 4 नंबर के। दोनों ही आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको लिखने हैं, क्योंकि दोनों ही बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े आंसर्स लिखने हैं आपको 5 नंबर के और 4 नंबर के। तो 5 क्वेश्चन 4 नंबर के 20 यहाँ पे मार्क्स बन रहे हैं इसमें, टोटल 30 का हो गया। यहाँ आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सीरियल नंबर 7 और 8 यहाँ आपके चॉइस में रहेंगे, यानी कि ऑप्शंस रहेंगे। आप 7 और 8 में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, दोनों अटैम्प्ट नहीं करने, और दोनों कर देंगे तो भी ठीक है, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं जो दोनों ही अटैम्प्ट करेंगे। 7 और 8 में ऑप्शन दिया है, मतलब आप ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। समय आपके पास काफ़ी रहेगा। 20 इसमें MCQs रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, तो 20 यहाँ आपके ये नंबर हो गए। तो 20 और 20 + 10 टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, और टाइमिंग रहेगी 2 आवर्स, 2 घंटे का। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप ज़रूर देखेंगे, समझेंगे। कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमें, वो डाउट्स आपके और क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से। तो पहला ही क्वेश्चंस आपका बनता है, आपकी नोटबुक में भी है। अगर किसी बच्चे की नोटबुक गुम हो गई या नहीं किया है तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। डिफाइन द बियास, एथिक एंड AI एक्सेस। ये तीनों ही AI के हैं, और इनकी डेफिनेशन पूछी गई है। आपको इंडिविजुअली भी आपसे पूछी जा सकती है, या कंप्लीट बड़ा क्वेश्चन में आपसे तीनों की डेफिनेशन यहाँ पूछ ली जाती है। तो बियास क्या होता है? बियास इज ए फेनोमेनन दैट ऑक्यूर्स व्हेन एन एल्गोरिथम प्रोड्यूस रिजल्ट। जब एक एल्गोरिथम रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, ये एक फेनोमेनन होता है। फेनोमेनन का मतलब एक जो पुराने एक्सपीरियंस से एक मतलब कि एक पुराने एक्सपीरियंस से जो चला आ रहा है, ठीक है, एक पुरानी जो चीज़ है वो कंटिन्यूएशन में चली आ रही है, उसे कोई फेनोमेनन बोल दिया जाता है। तो एल्गोरिथम जब रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, दैट आर डिस्क्रिमिनेटरी ड्यू टू द बिल्ट इन बियास क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर। एक प्रोग्रामर के द्वारा जब एक एल्गोरिथम का यूज़ करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये जो ये रिजल्ट आता है, ये अगर पीछे से जो हमारे पहले पूर्व अनुमानित जो हमारे पुराने जो प्रोग्राम्स है उससे अगर मिलता हुआ अगर आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा बियास में आता है। तो ये अगर हम नया प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे अच्छा हम पुराने वाला यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये हमारे बियास के कहता है। और एथिक्स, यहाँ एथिक्स कहता है, एथिक्स हमारे क्या होती है? स्टडी ऑफ वैल्यूज़, यानी कि ये हमारे लॉज होते हैं। एथिक्स कैन बी डिफाइंड द स्टडी ऑफ वैल्यूज़ जनरेटेड मॉरल वैल्यूज़ फॉर द गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। कि हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जो हम एक रोबोटिक्स तैयार कर रहे हैं मान लेते हैं, तो उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीज़ें हमें उसमें देख के चलनी होती है। अगर हमारा रोबोटिक्स हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, कुछ हम इनपुट कुछ दे रहे हैं, आउटपुट वो कुछ और दे रहा है, तो उसमें जो वैल्यूज़ उसमें अप्लाइज होती हैं, मॉरल वैल्यूज़, एंड इसमें एथिक्स आते हैं, लॉज आते हैं कि लॉज के अकॉर्डिंग अगर वो सही आउटपुट नहीं दे रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उसके प्रोग्राम्स चेंज किए जाएं। तो ये एथिक्स में आती है, लॉज, एथिक्स, ठीक है, मॉरल वैल्यूज, ये चीज़ें। AI एक्सेस, एक्सेस कहता है AI एक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द मिशन वेयर वर्ड इंफॉर्मेशंस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मेड अवेलेबल टू ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, ये यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक है इसकी डेफिनेशंस। तो AI एक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द मिशन वेयर वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज एंड मेड अवेलेबल टू ऑल। सबके लिए जो आपके वर्ल्ड वाइड जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके लिए अवेलेबल कराई जाए, मेड अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए। यानी कि AI एक्सेस, यहाँ देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड वाइड उसका एक्सेस सबको दे दिया जाए, ताकि सब उसको पढ़ सके, उससे इंफॉर्मेशन अचीव कर सके। तो इसलिए www का यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का। और AI के अंदर आप देखते हैं मेटा AI या कोई भी AI के हैं, चैट GPT AI,
वो सब वहीं से वर्ल्ड वाइड वेब से आपकी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी क्वेश्चंस की क्वेरीज आप करते हैं वहाँ से उठा के देता है। तो होपफुली ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन द स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल एंड ड्रा द डायग्राम्स। तो यहाँ डायग्राम्स मैंने आपको बनवाया है वहाँ पे इस तरह से आपके 6 इसमें सर्कल्स होंगे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे एरोज़ के साथ, और नंबर भी आप उसमें डाल दीजिएगा, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ रहेगी, हमारी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम आप बना देंगे अपने अकॉर्डिंग, आप देख लेना, बट हम इसको समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोजेक्ट जो साइकिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एआई का। तो सबसे पहला इसमें ये सीक्वेंस से ही आपको लिखना है, याद रखिएगा सीक्वेंस। तो सबसे पहला जो आता है इसमें प्रॉब्लम स्कूपिंग। प्रॉब्लम स्कूपिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, वैसे तो हम रियल लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से भागते रहते हैं, ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम आई उसको स्किप करके भाग लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमें स्कूप द प्रॉब्लम्स, यहाँ प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, ढूंढ के सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा प्रॉब्लम स्कूपिंग। यहाँ हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं किसी भी तरह का, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अब हमारे माइंड में एकदम से आया कि हम यहाँ से अपने घर से और स्टेशन के लिए, अगर स्टेशन पे अगर हमें जाना है, रात को जाना है, तो ना तो ऑटो अवेलेबल रहेंगे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे में क्या हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, ठीक है, लाइक ए ओला उबर, ठीक है। इससे हम, अब किसी ने, जिसने ये ओला उबर रैपिडो ये बनाया, उसने भी तो ये चीज़ सोची होगी ना। तो उसने इस प्रॉब्लम को स्कूप किया कि जो रात में हम स्टेशन पे जाते हैं, स्टेशन से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, कोई छोड़ने वाला नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह से होना चाहिए कि इस तरह की एप्लीकेशन होना चाहिए। जो एक एप्लीकेशन माइंड में आई, तो ये प्रॉब्लम है, अभी हमारे माइंड में आई है कि हमारे पास ओला उबर टाइप की एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अभी है नहीं, ठीक है। तो इसको बनाना, ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो इसको बनाने के लिए हमें किन किन डेटा की जरूरत पड़ेगी, दैट इज द डेटा एक्विजिशन, ठीक है। कि उसके लिए हमें क्या, एक आइडिया तो हमारे पास है, लेकिन हमें उसके लिए हमें प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें किस तरह का उसका स्ट्रक्चर चाहिए, वो चीज़ हमें डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें उस पर राइडर चाहिए, ठीक है, कि वो एप्लीकेशंस राइडर्स के पास जाए और राइडर्स को वो ड्यूटी असाइन हुए कि आपको वहाँ से पैसेंजर लेना है, वहाँ उठाना है, वहाँ ड्रॉप करना है। तो ये डेटा हो गया। तो ये डेटा एक्विजिशंस, हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ हम अपने पास पहले अरेंज करके रखेंगे। एंड देन डेटा एक्सप्लोरेशन, आप इनमें पढ़ते हुए चलेंगे ना तो सारी वही चीज़ मिलेगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे डेटा एक्सप्लोरेशन, प्रोसेस टू गैदरिंग डेटा विच इज़ नीड टू बी अरेंज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है अरेंज यूनिफॉर्मली एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग द कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन। एक डेटा आपके पास बिखरा हुआ है, ठीक है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। डेटा कलेक्ट तो कर लिया लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा को एक सीक्वेंस में लगा लिया कि आप पहले किस डेटा को यूज़ करेंगे, बाद में किसको, थर्ड नंबर पे किसको, इस तरह से आप सीक्वेंस में, ताकि आपका जहाँ पे सॉफ्टवेयर आप बनाना शुरू कर रहे हैं, जहाँ जिस डेटा की ज़रूरत हो वो आप सीक्वेंस से उठाते हुए लेके चलते रहें और आपका सॉफ्टवेयर बन जाए। तो एक सीक्वेंस में लगाना डेटा एक्सप्लोरेशन कहलाता है। मॉडलिंग क्या होती है, एक उसको बनाना शुरू कर देना, ठीक है। एक जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया हमने। इट मीन्स टू प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द मॉडल्स रिसर्च एंड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, हमने रिजल्ट प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है, एक मॉडल बनाना तैयार कर दिया है और वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। मॉडलिंग हो रही है हमारी, हो गई है ऑलमोस्ट। अब उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, 5वां नंबर पे सीक्वेंस पे। इवैल्यूएट का मतलब, इवैल्यूएशन आपको पता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है उसको चेक करना कि क्या वो हमारा मॉडल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमने एप्लीकेशंस तो बना ली रैपिडो की, ठीक है, लेकिन रैपिडो पे हम बुक कर रहे हैं और लेकिन हमें कहीं राइडर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, वो वेटिंग आ रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो एवेल्यूएशन से चेक हो रहा है, हमें तुरंत 1 सेकंड में जैसे ही हमने बुक पे क्लिक किया और हमारा राइडर ओके है, रेडी है, तुरंत उसका फ़ोन आ गया, जी सर बताइए कहाँ से पिक करना है। तो इसका मतलब वो सही काम कर रही है एवेल्यूएशन। तो आप ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ओला उबर एंड रैपिडो का। तो ऐसे आप कोई भी प्रॉब्लम्स उठा के चलेंगे, उसमें सबसे पहला सीक्वेंस आता है प्रॉब्लम को ढूंढना, फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा इकट्ठा करना, फिर थर्ड नंबर पे आता है एक्सप्लोरेशंस, डेटा को अरेंज फॉर्म में लगाना, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में लगाना। एंड फोर्थ पे आता है उससे फिर अपना मॉडल तैयार करना, मॉडलिंग। एंड इवैल्यूएशंस का मतलब कि हमारा मॉडल तैयार हो गया है, अब वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज द
इवेल्युएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ के चलिएगा, 100% समझ आ जाएगा। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा। सो थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज एआई। ये हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते आ रहे हैं, 8th क्लास में भी पढ़ाया था। व्हाट इज एआई, यहाँ पे हम 2 डेफिनेशन बताएंगे। एक तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो ये वाली है, आप यहाँ से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, सेम है। एक हम अपनी बनाई हुई डेफिनेशन आपको बताएंगे। तो इसको पढ़ते हैं पहले। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन मेड इंटरफेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन, मानव निर्मित बनाया हुआ एक इंटरफेस है। यहाँ पे नेचुरल कुछ नहीं है, मानव द्वारा निर्मित, ठीक है, मशीन और एप्लीकेशंस का यूज़ करके, यानी लैपटॉप्स का और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके, टू मिमिक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। वो बिल्कुल एक रिएक्ट करता है ह्यूमन बॉडी की तरह, ठीक है, कौन, मशीन एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करती है। एंड द रीजनिंग्स एंड integrations of knowledge and behave in the same way that the natural intelligence entities like human would behave। जैसे ह्यूमन बिहेव करता है सेम वैसे ही बिहेव करती है मशीन, तो वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। एक डेफिनेशन हम आपको और बताते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ साइंस इन कंप्यूटर फील्ड। इन दिस फील्ड मशीन कैन थिंक, मिमिक, रिएक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। अगर आपने ये डेफिनेशन लिखी तो ये भी 100% सही है, इसमें कहीं कोई आपका डाउट नहीं रहेगा। आर्टिफिशियल एक साइंस है कंप्यूटर फील्ड में, इस फील्ड में मशीन को इस लायक बना दिया जाता है कि वो सोच सके, समझ सके, एक ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट कर सके, ठीक है। ये मानव निर्मित आपका एक ह्यूमन मेड इंटरफेस होता है। तो होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। एक्सप्लेन द स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी। ये क्वेश्चन पिछले 4 साल से सीबीएसई में भी आया जा रहा है और आपके 9th में भी आप इसको प्रिपेयर करके चलेंगे। सेम आपका कंटेंट है 10th में और 9th में, तो 9th में आप इसको पढ़ लेंगे, आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बहुत ईजी सा, सिंपल सा, सोबर सा क्वेश्चन और सोबर से आंसर्स। सो स्मार्ट होम क्या होता है, देखिए, ए स्मार्ट होम इज ए होम दैट कैन बी मैनेज रिमोटली। एक ऑटोमेशन, यहाँ बात हो रही है ऑटोमेशन होम की, यानी कि जो ऑटोमेटिकली रिमोट से एक्सेस हो पूरा घर, टू कंट्रोल द सिस्टम्स सच एज टीवी, एसी, फ्रिज, सो ऑन, विद योर डिवाइस का मतलब है यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकें। एंड द ड्रीम्स ऑफ होम ऑटोमेशंस वुडंट बी पॉसिबल विदाउट द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। बगैर इंटरनेट और बगैर स्मार्टफोन के ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप उसका एक्सेस आप फ़ोन से लेंगे और फ़ोन से एक्सेस लेने के लिए आपके पास इंटरनेट भी होना चाहिए। अगर आप फ़ोन पे है तो फ़ोन से रिमोट कंट्रोल्स, आपका फ़ैन ऑन ऑफ हो जाएगा, टीवी ऑन ऑफ, फ्रिज, एसी सब आपके फ़ोन से ही चलेंगे। एक यूनिवर्सल रिमोट रहेगा आपका फ़ोन जो हमेशा आपके पास रहता है। अगर आप एसी ऑफ करना भूल गए, आप कहीं बाहर चले गए अपनी ड्यूटी पे, घर के लॉक लगा के, और बाद में आ गए अरे आज एसी तो ऑफ ही नहीं किया, तो आप वहीं से अपना पावर ऑफ कर देंगे एसी का अपने फ़ोन से, तो एसी ऑफ हो जाएगा। तो कंप्लीटली ऑटोमेशन यहाँ पे रहेगा आपका घर, ठीक है, एक कनेक्ट होगा स्मार्टफोन से और इंटरनेट से, तो ये स्मार्ट होम आ गया। अगर इसी तरह से हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में इट इज़ ए सिटी दैट यूज़ इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या ICT यहाँ सिटी में भी यूज़ में आ रही है, टू इंक्रीज द ऑपरेशनल efficiencies, share information with the public and improve both the क्वालिटीज़ एंड गवर्नमेंट सर्विसेज एंड सिटीजन्स वेलफेयर। यहाँ देखिए गवर्नमेंट्स के लिए कि यहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन तो है ही, एवरी कैंडिडेट्स हैव ए स्मार्टफोन इन आवर पॉकेट, हर एक कैंडिडेट के पास है और सबके पास उसमें इंटरनेट भी है। अब आपको घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है आपके गवर्नमेंट ऑफिस में कि आप आधार के लिए या जन्म प्रमाण पत्र के लिए लाइन में लग रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से ही एप्लीकेशंस ऑन करके ऑनलाइन और वहीं से अपना फॉर्म करेक्शन का फॉर्म भर सकते हैं, वहीं से सारी चीज़ें, और जैसे वहाँ आपके एप्लीकेशन सबमिट हो गई, वहाँ अप्रूवल हो गई, तो उसके बाद वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशंस और ये सब चीज़ें आप अपना खुद अपने घर पे अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन से कर सकते हैं, तो ये स्मार्ट सिटी में आता है। इवन और इसके अलावा भी स्मार्ट सिटी में जैसे आपके स्मार्ट सिटी अजमेर तो है ही, ठीक है, यहाँ पे आप लेक पे जाएंगे तो वाईफाई अवेलेबल है,
ठीक है। आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो एलिवेटर्स, ठीक है, वो भी सेंसर्स पे चलते हैं। एलिवेटर्स के आपके स्टेयर्स वाली लिफ्ट जो होती है कि अगर कोई नहीं है तो वो रुकी रहती हैं, जैसे ही आप पास में जाते हो तो वो चलने स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें सेंसर्स लगे होते हैं। तो यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेंसर, वाईफाई और ये सब चीज़ें स्मार्ट सिटी को एक बहुत ही स्मार्ट बनाती हैं। तो यहाँ ये आप इसको बहुत अच्छे से लर्न करके चलेंगे, एक सिंपल सोबर सी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स? अभी हमने पढ़ा है स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी, तो वो पॉसिबल किस चीज़ के कारण है? अगर आपके पास IoT है तो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है तो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट के साथ आपका डिवाइस, यानी आपका स्मार्टफोन, अगर ये चीज़ है तो आपका स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो IoT होता क्या है? सेम वही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। द IoT यूज टू बिल्डिंग स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी। IoT यूज में आता है स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए विद ऑटोमेशन से, एक ऑटोमेटिकली काम करने के लिए, एंड सेफ्टी एज प्रियोरिटी टू मैनी ऑफ अस। अपने लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत ही प्रियोरिटी पे रखता है ये। एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoTs रेफर टू ऑल डिवाइसेस दैट हैव सेंसर्स, नेटवर्क, कनेक्टिविटीज। वो सारे डिवाइसेस जहाँ सेंसर, नेटवर्क और की कनेक्टिविटीज है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और प्रॉपर काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन, टू कनेक्ट टू द नेटवर्क यूजिंग द इंटरनेट, जो इंटरनेट से कनेक्ट होके और सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सेंसर्स आ गए, नेटवर्क आ गए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर्स, मशीन्स, ये सब मिलके आपकी काम को बहुत ईजी बनाते हैं, सुपर ईजी बनाते हैं। तो वो IoTs के कारण ही होता है, IoTs पॉसिबल करता है इन चीज़ों को। दिस मेकिंग दैम रिस्पॉन्सिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए रिस्पॉन्सिव, इनकी कनेक्टिविटी से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हमारा काम ईजी है, अदरवाइज नहीं है। तो रिस्पॉन्सिव बनना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ IoTs आर सिक्योरिटी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड द स्पीकर्स, कार एंड मैनी मोर। इसके एग्जाम्पल्स हमने स्मार्ट होम एंड स्मार्ट सिटी में भी दिए थे। जैसे ऑटो, अगर हम देखें तो ऑटोमेटिक कार्स आ रही है, ड्राइवरलेस कार, ठीक है, बिगर ड्राइवर के वो चल सकती है, आप लोकेशन डाल देंगे, उसमें सेंसर्स, कनेक्टिविटी ऐसी रहेगी कि वो गैप बना के चलेगी सामने वाली कार से, ठीक है, रेड लाइट पे ऑटोमेटिक रुक जाएगी, ये सब चीज़ें फॉलो करेगी, यानी एथिक्स फॉलो कर रही है वो अपने, ठीक है। तो ये चीज़ें आती हैं IoTs में। आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस पे। तो ये कुछ आपके पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन एंड इट्स टाइप, नेम एनी 3 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटीज। ये भी आप कर लेना, पार्ट A से आपकी नोटबुक में है। अब इम्पोर्टेंट पे आए हम यहाँ MCQs में बहुत बच्चे गलती करते हैं, और MCQs में ज़्यादातर मैक्सिमम जो नंबर कटते हैं बच्चों के MCQs में कटते हैं। तो यहाँ MCQs समझ के, ध्यान लगा के, ध्यान के साथ हम यहाँ पे करेंगे। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो ध्यान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच टेक्निक हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एंड हेल्प अस सॉल्व मैनी चैलेंजेस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले AI। देखिए यही आपका आंसर है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो आपके काम को ईजी बनाती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है बहुत तरह की। एंड सेकेंड नंबर पे आता है, विच आर यूज इन AI टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए AI में क्या यूज़ में आता है? फेस रिकग्नाइजेशन यूज़ में आता है, बिल्कुल आता है, एंड स्पीच रिकग्नाइजेशन भी यूज़ में आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, A and B बोथ, क्योंकि दोनों इसमें यूज़ में आती हैं। फेस पहचाना जाता है AI के थ्रू, और स्पीच, आवाज़ भी पहचान ली जाती है चोर की, और वहाँ क्रिमिनल पकड़ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, खुशी स्पेंड ऑल here after school, her after schools hours to practice more and more simple question papers. She want to score full marks in her exams. कि वो क्या करती है, अपने स्पेंड करती हैं स्कूल के बाद का टाइम अपने प्रैक्टिस पेपर पर, ठीक है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पर, और वो चाहती है कि मेरे फुल मार्क्स आए, जैसा कि आप चाहते हैं, लेकिन आप कोशिश नहीं करते, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये चाहती हैं और कोशिश भी करती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो पूछा है क्वेश्चन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का एग्जाम्पल है? सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ स्ट्रीम है, कम्युनिकेशन है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं होगा, एंड सेल्फ स्ट्रीम भी नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेशन इज द मोस्ट
सुटेबल आंसर्स। तो सुटेबल आंसर्स में सेल्फ मोटिवेशन आएगा यहाँ पे। अगर सेल्फ मोटिवेशन आपके आंसर्स में ऑप्शन में नहीं है तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो, अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट किया तो गलत हो जाएगा। तो सेल्फ मोटिवेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्लैंक इज द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव कॉपीड। टेम्परेरी की जहाँ बात आ जाती है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, तो इसका मतलब यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड, कि जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, कॉपी करके जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते तब तक वो क्लिपबोर्ड में रहता है, ठीक है। और जब तक आप कोई अदर डॉक्यूमेंट कॉपी नहीं करते हैं तब तक वो क्लिपबोर्ड में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद वो रिमूव हो जाता है समवेयर एल्स। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे द फाइनल कंपोनेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज। फाइनल कंपोनेंट क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो हमने क्वेश्चन जस्ट अभी समझाया है वो आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आप कहेंगे नहीं आया सर, तो इसका मतलब ये कम्युनिकेशन हमारी कंप्लीट नहीं है, हमारी सही सक्सेसफुल नहीं है, फिर हम आपको समझाएंगे। अगर फिर से हमने आपसे पूछा कि आपको समझ आया और आपने कह दिया यस सर आ गया, तो ये हमें फीडबैक मिल गई। फीडबैक मिल गई तो हमारी कम्युनिकेशन यहीं पे ख़त्म है, फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल कम्युनिकेशन हो गया, इसका मतलब है फीडबैक, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। विच क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल। नोटपैड देखिए फाइल एक्सटेंशन हर फाइल का अलग अलग होता है। नोटपैड का .txt होता है। अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका .doc डॉक्यूमेंट होता है। फोटो फाइल का बात करें तो उसका JPG होता है, फोटो फाइल का एक्सटेंशन, आपकी फोटो का एक्सटेंशन। तो यहाँ नोटपैड का पूछा है तो राइट आंसर TXT होगा, टेक्स्ट। TEXT गलत हो जाएगा, ठीक है, TXT रहेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन GUI स्टैंड्स फॉर। ये आपकी फुल फॉर्म्स आती हैं और मैक्सिमम आती है आपके एग्जाम्स में। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो याद रखेंगे आप, सारी एक जैसी दिखने को मिलेगी, ठीक है। आपको सही वाली ढूंढनी है यहाँ पे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI यूज़ में आता है आपके विंडोज़ में, ठीक है। विंडोज़ में जहाँ फोल्डर्स वगैरह इजी टू ओपन, हम माउस क्लिक से ओपन कर लेते हैं, GUI इंटरफेस होता है। एंड विंडोज़ सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 रोहित राइज हो जाता है कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते। रोहित राइज हिज हैंड। रोहित ने अपना हाथ ऊपर करके और ग्रीट कर रहा है अपने अंकल को, कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, जो दूर से आते हुए को अपनी तरफ आते हुए को हैंड राइज कर रहा है, जैसे आप स्टेशन पे अपने दोस्त को देख के करते हैं, ठीक है, इस तरह से हेलो हाय आई एम हियर। सो यहाँ उसी तरह से यहाँ रोहित राइज कर रहा है अपने अंकल को आते हुए देख के। तो ये किस तरह की कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल के किस तरह की कम्युनिकेशंस में आती है। देखिए बताया हुआ है नॉन वर्बल है, लेकिन किस तरह के में आता है, रिटर्न में तो बिल्कुल नहीं आता। एंड विजुअल देख तो रहा है लेकिन गेस्चर, वो हैंड गेस्चर कर रहा है, तो हैंड गेस्चर इज द राइट आंसर, ओरल नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, ठीक है, और बोल भी रहा है दूर से तो सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हैंड गेस्चर आएगा, गेस्चर हम कह सकते हैं, हैंड का ही गेस्चर है। एंड नंबर 9 नंबर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर इज termed as softwares that serve as interface between user and किसके बारे में पूछे, यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसमें विंडो है तभी यूजर बैठ के उस पर काम कर पाएगा, विंडो ही नहीं है तो क्या चलाएगा उस मशीन को, वो तो एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा है वो, जब तक उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो अगर सॉफ्टवेयर डल गया उसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारी विंडोज़ है, तो हम चला सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में अगर एंड्रॉयड नहीं है तो आप क्या, वो ऑन ही नहीं होगा तो आप उस मोबाइल फ़ोन को रख के क्या करोगे। तो यूज़र आप हैं, मोबाइल फ़ोन एक क्या है, आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो उसको जोड़ता है एंड्रॉयड, अगर एंड्रॉयड है तो ही आप उसको चला पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल पर आपके लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। पीपल हु ऑन ऑपरेट एंड टेक रिस्क ऑफ ए बिजनेस वेंचर्स आर कॉल्ड। जो खुद ऑनर होता है, ऑपरेट करता है और रिस्क लेता है अपने बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। गॉट इट, एंटरप्रेन्योर। ये हमने यूनिट नंबर 4 आपकी पार्ट ए की, याद आया कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। टू कनेक्ट टू द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द ब्लैंक। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए,
हम हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना ज़रूरी है। अब आप कहेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है सर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अगर आपके फ़ोन में एयरटेल की सिम है तो एयरटेल आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो आइडिया की या जियो की सिम है आपके फ़ोन में तो जियो सर्विस प्रोवाइडर है। ये जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है, BSNL और ये सब, तो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर आपके पास होना चाहिए, तभी आपका इंटरनेट चल पाएगा, जिसको आप पे करेंगे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? सिर्फ एक छोटी सी लाइन में इसकी डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए इंटरनेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं हम। AI इज ए मेजर टूल लीडिंग्स टूवर्ड्स ए बेटर एंड इफिशिएंट ब्लैंक इंडस्ट्रीज, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये जितना भी चल रही हैं, विदाउट इंटरनेट तो कुछ काम होगा ही नहीं, सब कुछ रुक जाएंगे। आप कुछ ऑर्डर करना चाह रहे हैं, मंगाना चाह रहे हैं, आ जाएगा, बिना इंटरनेट के नहीं आएगा। तो AI इसमें सबसे पहले आता है। AI इज मेजर टूल लीडिंग द टूवर्ड्स द बेटर इफिशिएंट। AI इसमें है तभी आपके देखिए यहाँ पे आप आज कुछ सर्च कर रहे हैं, आपने शूज़ सर्च किए, अपनी यूनिफॉर्म कुछ ड्रेस वगैरह सर्च किया आपने, और फिर आपने उससे एग्जिट कर लिया। नेक्स्ट आप जब भी उसी एप्लीकेशंस को खोलेंगे तो उसी तरह के और इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएगा, आपके शूज़ और आपके ड्रेसेस दिखाएगा कि हाँ आप इसमें इंटरेस्टेड थे, क्योंकि वो AI से इंटरेक्टेड है। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स में आता है, जहाँ हमारी जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, वो सब चीज़ ई कॉमर्स में आता है। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वेब ब्राउज़र? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? इंटरनेट तो एक सर्विस है। विंडोज़ भी नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। नन ऑफ द अबव तो आएंगे। क्रोम हमारा इंटरनेट वेब ब्राउज़र है। क्रोम के अलावा हमारे वेब ब्राउज़र और कौन से होते हैं? और होता है हमारा जैसे फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा मिनी, और सबसे ज़्यादा चलने वाला ये क्रोम है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, नेहा इज रिसीविंग सर्वर मेल। एक नेहा के पास एक मेल आती है फ्रॉम द कंपनी से हु आर एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट, जो अपने एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रही है, ट्राइंग टू अट्रैक्ट करने के लिए। हर टू देयर वेबसाइट्स, उनकी वेबसाइट, सच टाइप ऑफ द मेल्स आर कॉल्ड। इस तरह की मेल्स को क्या, आप एडवर्टाइजिंग देख के आप टिक कहाँ कर देते हैं? एडवर्टाइजिंग मेल पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका एडवर्टाइजिंग मेल गलत होगा। ठीक है, अगर स्पैम आपके पास दिया हुआ है तो, अगर, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग में चली जाती है, एडवर्टाइजिंग सही है। अगर यहाँ पे स्पैम नहीं दिया हुआ है और फिर ऑप्शन में एडवर्टाइजिंग है तो एडवर्टाइजिंग आपका राइट आंसर है। अगर स्पैम मेल नहीं दिया गया है तो, अगर आपके पास स्पैम मेल दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक स्पैम होके वो स्पैम में चली जाती है एडवर्टाइजिंग की मेल। आज के टाइम में AI का यूज़ होते हुए तो एडवर्टाइजिंग की मेल कहाँ चली जाएगी? स्पैम में। तो स्पैम इज़ योर राइट आंसर्स। अगर स्पैम नहीं है आपके ऑप्शन में तो आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। चलो 16 20 ये भी कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम द थ्रेड्स एंड वायरस। थ्रेड्स एंड वायरस से कौन प्रोटेक्ट करता है? एंटीवायरस प्रोटेक्ट करता है, ना कि शेयरिंग पासवर्ड्स विद फ्रेंड्स एंड अलाउज द ओपन। बिल्कुल नहीं, आप अच्छे से पढ़ लेना, एंटीवायरस आपका प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ब्लैंक्स आर द वे इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशंस कैन बी लीक्ड फ्रॉम ए कंप्यूटर। किसके कारण आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर से लीक हो जाती है? प्रिंटिंग के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कैनिंग के कारण? बिल्कुल नहीं। थ्रेड्स के कारण? छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं लेकिन थ्रेड से इंफॉर्मेशन लीक नहीं होती। वॉर्म, आपके दो बड़े वायरसेस होते हैं, एक तो वॉर्म, एक टार्जनॉट्स। तो वॉर्म के कारण आपकी फाइल्स जो हैं वो लीक हो जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, एंटीवायरस प्रॉपर यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आपका क्या क्या होना चाहिए? ब्लैंक, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में @ अंडरस्कोर, हैशटैग, ये चीज़ें आ गई। नंबर्स भी आपके होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? लेटर होने चाहिए 100%, आपका अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए। और अल्फ़ाबेट्स में भी मैं कहूँगा एक कुछ कैपिटल लेटर्स, कुछ स्मॉल लेटर्स, इस तरह से होने चाहिए। नेम आपका नहीं होना चाहिए, नेम से तो कोई भी पहचान लेगा, तुरंत आपका पासवर्ड खुल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होनी चाहिए आपके पासवर्ड में, उससे भी आपको फ्रेंड्स को सबको पता होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। मोबाइल नंबर भी दुनिया को पता होता है आपके। तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो आपके पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। लेटर आप यूज़ कर सकते हैं, लेटर में भी नेम ना हो, ये ध्यान रखेंगे आप।
ठीक है, लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर से आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन जाएगा। नंबर 19 पे आते हैं। सॉफ्टवेयर शुड बी ब्लैंक रेगुलरली सो दैट इट वर्क विद मैक्सिमम इफिशियंसी। यानी कि अगर आपका सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट होना चाहिए या अपग्रेड होना चाहिए, पहले तो ये बताइए। इंस्टॉल तो नहीं आएगा एंड यूनाइटेड अनइंस्टॉल्ड भी नहीं आएगा। अपग्रेड एंड अपडेट में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपका फ़ोन में जो भी सॉफ्टवेयर्स के क्या आते हैं, अपग्रेड आते हैं? नहीं, अपडेट्स आते हैं। आप अपडेट करते रहते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, तो नया नया आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं और उसमें जो पुराने जो वायरसेस के खतरे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो आपका फ़ोन जो है रेगुलरली, मैक्सिमम एफिशिएंटली तभी चलेगा, रेगुलरली आपका अपडेट होता रहेगा। सो अपडेट इज द राइट आंसर्स एंड अपग्रेड इज रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, अपग्रेड का मतलब डिफरेंट हो जाता है, अपडेट यहाँ पे सही सूट करेगा। आप अपने फ़ोन्स को, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखेंगे अप टू डेट। एंड 20 नंबर क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट ए वे टू प्रोटेक्ट डेट, सॉरी डेट लिखा, डेटा होना था, DATA, यहाँ पे डेटा, प्रोटेक्ट डेटा, ये आप सही कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट ए वे टू प्रोटेक्ट डेटा, कौन सा वे है जो वे नहीं है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है? पासवर्ड आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एंटीवायरस एंड फायरवॉल भी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एंड सोर्स साइट, सिक्योर साइट भी आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है। ट्रोजन हॉर्स तो एक वायरस है, ये आपके डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता है। सो ट्रोजन हॉर्स इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। नॉट कौन सा है जो आपके डेटा को प्रोटेक्ट नहीं करता है? ट्रोजन हॉर्स नहीं करता है हमारे डेटा को प्रोटेक्ट। तो ये क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अपने एग्जाम्स में तैयारी के साथ जाएंगे, फुल ऑन तैयारी के साथ। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।